जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हमने पिछले वीडियो में एचसीएफ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है और एलसीएम को कैसे अपन निकालते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का अपन एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और एचसीएफ क्योंकि ये जो अपना चैप्टर एक्सरसाइज है 3.7 प्रश्नावली 3.7 यह भी लास्ट है। हमने एचसीएफ महत्तम समाप वर्तक इसके ऊपर जो एक्सरसाइज थी 3.6 उसको अच्छे से किया। और अभी अपना जो एक्सरसाइज 3.7 है वो लास्ट है, जो कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों के ऊपर बेस्ड है ना। तो अपन ने एचसीएफ तो सीख लिया है और आज अपन क्या कर लेते हैं एलसीएम। आज का अपना टॉपिक क्या है एलसीएम। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम देखो, लघु यानी छोटा। आपको शब्द पे इसके जब आप इसको शब्द को समझ लेते हो तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आती। देखो पिछले वीडियो में आपने देखा महत्तम यानी बड़ा, तो एल लघुत्तम, लघुत्तम यानी छोटा, तो लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं लय से। ठीक है, लघुत्तम यानी लय और समापवर्ती का से। और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। या इसको एल सी एम, कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो कॉमन मल्टीपल सारवय गुणज, हमने सारवय गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर और सारवय गुणनखंड कॉमन मल्टीपल इनके बारे में देखा। और महत्तम समापवर्तक क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। और यहाँ पे क्या एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एचसीएफ में अपन क्या निकालते हैं सारवय गुणनखंड। सबसे बड़ा दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा अपन क्या लेते हैं सारवय गुणनखंड। और यहाँ पे अपन को क्या लेना है दो या दो से ज्यादा संख्या होती है और उनका अपन जब एलसीएम निकालते हैं तो वो निकालते हैं सबसे छोटा सारवय गुणज। इनकी हम उन तीनों, मान लो हमारे पास तीन संख्याएं हैं, ठीक है, और जब अपन उन तीनों का सारवय गुणज निकालते हैं तो उन तीनों के सारवय गुणज का सबसे छोटा सारवय गुणज उन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। लघुत्तम यानी सबसे छोटा, मल्टीपल मतलब गुणज है ना। तो मल्टीपल तीन संख्याएं, अगर अपने पास दो संख्याएं हैं तो अपन दो संख्याओं की सारवय गुणज निकालेंगे और फिर उन दोनों में देखेंगे सबसे पहला सारवय गुणज जो छोटा हो और उन दोनों संख्याओं में आता हो कॉमन, यानी कि उन दोनों में हो उभयनिष्ठ हो, तो वो हो जाएगा अपना एलसीएम। तो अपन क्या कर देते हैं यहीं पे अपनी परिभाषा तो हो जाएगी जब दो या दो से अधिक संख्याओं में उनके सारवय गुणज यानी कि उन संख्याओं के सारवय गुणज में से सबसे छोटा लघु सारवय गुणज उन संख्याओं का क्या कहलाता है लघुत्तम समापवर्ती, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लय से। ये इससे क्या है अलग अलग नाम है। तो अपन एग्जांपल शुरू कर देते हैं और हमने एग्जांपल 7 तक कर लिए थे, आप अपनी बुक देखोगे तो। और एग्जांपल 8 से अपन क्या करते हैं शुरू करते हैं जो लय से के ऊपर आधारित है। एग्जांपल 8 देखो, आप अपनी किताब को खोल लीजिए है ना, उसी के ऊपर अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है 12 और 18 का लय से ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 और 18 का लय से। तो अपन को करना क्या है, सबसे पहले 12 की गुणज निकालने हैं, फिर 18 के गुणज निकालने और फिर उन दोनों में कॉमन देखना है, सबसे छोटा, बस सबसे छोटा देखना है। तो सबसे पहले आपका काम यही है, देखो हमें क्या निकालना है 12 व 18 का एलसीएम। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले 12 के गुणज, 12 के गुणज, 12 के गुणज देखो। और गुणज क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है, एक तो वो संख्या अगर अपन 12 के गुणज निकाल दें तो एक तो 12 खुद अपने आप का गुणज हो जाएगी। और फिर ऐसी संख्याएं जिनका अपन क्या कर देते हैं, जैसे मान लो आप 12 हैं, एक तो इसका गुणज क्या हो गया 12 खुद, उसके बाद में आगे की वो संख्या जिसमें 12 का क्या रहता हो भाग जाता हो, वो क्या हो जाएंगे इसके गुण रहेंगे। तो अपने को बस 12 का टेबल लिख देना, 12 एकम 12
24, 36, 48, 60, ये 12 का टेबल ही है ना। फिर 72, 84, 96, 108, 120, 132, इस प्रकार से ये सार्वय गुणज अनंत, इनकी गुणज होते हैं ना, गुणज गुणनखंड निश्चित होते हैं। हमने ये गुणनखंड और गुणज के जब गुणधर्म पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि गुणनखंड निश्चित संख्याओं में होते हैं, इसलिए उन्हें परिमित बोला था, जबकि गुणज अनिश्चित संख्याओं में होते हैं, इनके और चलते रहते हैं, इसलिए हमने उनको अपरिमित इनफाइनाइट बोला था। तो गुणज हमेशा अनंत होते हैं, कोई भी इनका अंत नहीं होता है। अब देखो 18 के गुणज, तो 18 का टेबल 18 एक तो खुद हो जाएगा 18 का गुणज, तो 18 खुद। फिर आगे इसका जो टेबल है वो लिख देना, इसका पहाड़ा, तो 36, 54, 18, 36, 54, और 54 के बाद में सीधा ही क्या जाएगा अपना 72, फिर 90, फिर देखो 18, एक मिनट, 18, 36, 54 और 54 और 72, 90, और अगला रहेगा 108, इस प्रकार से। और जब अपन करते हैं तो हमें पता चला कि देखो सार्वय गुण, तो इनके सार्वय गुण से देखो 36 हो जाएगा, 36 के बाद में 72 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, है ना। फिर आगे जब अपन जाएंगे तो 120 भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे इसके सार्वय गुण, इसका आगे, और ये इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे, है ना। तो ये तो क्या हो गए सार्वय गुण। देखो इन दोनों का 18 और 12 के सार्वय गुण देखो, 36, 36, 72, 72, फिर 108, 108, ये क्या हो गए सार्वय गुणज। और हमें एलसीएम निकालना, तब मैंने क्या बोला कि जब अपन दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं, तब उन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सार्वय गुणज। तो यहाँ पे देखो सार्वय गुणज तो यहाँ पे बहुत सारे, देखो 12 व 18 के सार्वय गुणज, 12 व 18 के सार्वय गुणज, कॉमन मल्टीपल। तो देखो 36, फिर 72, फिर 108, और ये भी आगे, जब गुणन इसके गुणज की संख्या अनिश्चित है, ये आगे चलते जा रहे, तो ये भी आगे चलते रहेंगे। तो सारे गुणज भी क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो अब 12 व 18 के सारे गुणज ये रहे। अब सबसे छोटा कौन सा है 36 है, तो 12 व 18 का एलसीएम भी क्या हो जाएगा 36। इस प्रकार से अपन करते हैं, है ना। 12 व 18 के सार्वय गुणज हमने निकाल लिया, सबसे छोटा सार्वय गुणज इन दोनों में कौन सा है 36 है, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये है सार्वय गुणज, ये क्या है अपना, ये है सार्वय गुणज। अब देखो ये तो हो गए अपन गुणज ज्ञात करेंगे, फिर हम कॉमन गुणज निकालेंगे, कॉमन सार्वय गुणज निकालेंगे, फिर उनमें सबसे छोटा देखेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा क्या है लंबा है। अपन क्या करते हैं दूसरा तरीका देखते हैं। अपन करेंगे हमारे पास अब 3 संख्या होगी, तब भी हमें यही करना है। मान लो 3 संख्या इधर की है, तो मान लो 12, 18 व 36, इसका एलसीएम ज्ञात करना, तो हमें 36 से भी गुणज निकालने पड़ेंगे, और फिर वापस हमें तीनों में इस प्रकार से कितनी भी संख्या है उन सब के गुणज निकालो, फिर उनमें सबसे जो छोटा सार्वय गुणज है वो उन संख्याओं का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ये तो देखो तरीका नंबर 1 है, ठीक है। इसको अपन सॉल्यूशन फर्स्ट है ना, एक तो ये रहा। दूसरा तरीका देखो, देखो अपन को क्या करना, मान लो हमें 2 संख्या इधर की 12 व 18, और अपन उस तरीके से ही करेंगे। हाँ तो आपको ये अच्छे से समझो, ये एक तो हो गया। देखो तो हमें क्या करना है 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 2 का भाग चला जाएगा 6 बार, फिर 2 का चला जाएगा 3 का, और 3 में 3 का। ये देखो 2 दूने 4 और 4 तिये 12, ये क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। और अभी भी अगर आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं नहीं है, तो आपको पीछे की वीडियो
देखने होंगे, है ना, तभी आपको अभाज्य गुणनखंड देख समझ में आ जाएगा। फिर देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के अभाज्य गुणनखंड, तब भी देखो अपना 36 ही आएगा, तब भी कितना आएगा 36। देखो अब 18 में पहले 2 का भाग चला जाएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड करने तो हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, वहां से शुरू करना है। फिर 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 का देना है, 3 का भाग नहीं रहे तो फिर 5 का देना है। इस प्रकार से हमें अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो अच्छे से सीख रखा है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड सीखना होगा पहले, है ना। देखो 2, फिर 2 के बाद में देखो वापस 9 आएगा, 2 का भाग देंगे। देखो बताता हूँ आपको, सबसे पहले अपना अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसे इस प्रकार से सारणी बनाते हैं। फिर जिस संख्या का अपना अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे मान लो 18 का निकालना है तो 18 यहाँ पे लिखते हैं। अब हमें 2 से शुरू करना है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड निकालना है कि ऐसी संख्या, ऐसे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्याएं हो ना, अभाज्य गुणनखंड नाम है। देखो अभाज्य गुणनखंड, तो हमें यहाँ पे भाज्य संख्याओं को नहीं लेना है, अभाज्य तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो हमें 2 से शुरू करना है। अगर 2 का भाग नहीं जाए तो फिर 3 का देना है, 3 का नहीं जाए तो फिर 5 का देना है, 5 का नहीं जाए तो फिर 7 का देना है। इस प्रकार से हमें बढ़ते हुए क्रम में चलना है, आरोही क्रम में चलना है, आरोही क्रम, है ना। अब 2 का इसमें जा रहा है तो हम 2 का दे देंगे, तो ये कितना देगा 9। अब 9 में 2 का नहीं जाता, किसका जाता है 3 का जाता है, तो यहाँ पे अपन 3 का जाएगा 3 बार, और फिर वापस 3 का जा रहा है कितनी बार 1 बार। तो ये किसके हो गए 18 के अभाज्य गुणनखंड। 2 × 3 × 3, तो 2 तिये 6 और 6 तिये 18। अब अपन को क्या करना है, 12 व 18 का क्या करना है, 12 व 18 का लेसन, या फिर इसको अपन क्या लिख देते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अपन महत्तम समावर्तक HCF में क्या करते थे, इनमें जो कॉमन आ गया बस, ये 2 कॉमन आ रहा है तो HCF कितना हो जाएगा 2। अब LCM में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 यहाँ पे देखो कितनी बार आया, अधिकतम गुणनखंड में कितनी बार आया, देखो 1 2 बार आया, तो इनको लिख देंगे 2 बार। आप देखो 3 यहाँ पे अधिकतम कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पर ये 3 भी कितने लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। फिर इनको जब अपन गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इन दोनों संख्याओं का लय है आ जाएगा। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे है 12 की गुणनखंड, इनमें जितने गुणनखंड 2 है, अगर 2 है तो 2 को भी लेना है। अब 2 कितनी बार है, यहाँ पर मान लो 2 3 बार है तो 3 बार लिखना है, यहाँ पे 3 4 बार है तो फिर 4 बार लिखना है। मान लो यहाँ पे 5 भी होता तो 5 लिखना है। सबको अधिकतम जितने आ रखे हैं उन सबको लिखना है ना। तो वो क्या हो जाएगा, फिर इनको जब अपने गुणा कराएंगे तो हमारा निकल जाएगा एलसीएम। देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। देखो 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 4, फिर 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो 12, और फिर 12 को 3 से गुणा कराएंगे तो 36। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 36। ये देखो आ गया ना। अब मान लो यहाँ पर तो हमें गुणन निकालने में दिक्कत नहीं थी कि छोटी संख्या थी, बड़ी संख्या है जैसे कि मान लो 308 206, है ना। इस प्रकार से जो बड़ी संख्या होती है तब हमारे पास ये वाला जो तरीका है वो बड़ा यानी कि लंबा हो जाता है ये, फिर हमें गुणन निकालने पड़ते हैं और गुणन निकालने में भी क्या होती है कठिनाई होती है। तब अपन क्या करते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका अपनाते हैं, यानी कि जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनका अभाज्य गुणनखंड करो, फिर उनमें जितनी ज्यादा बार जो गुणनखंड आ रहा है उसको लिखो ज्यादा बार वाले में। एचसीएफ में क्या करते हैं, वैसे तो देखो ये लोवेस्ट है, लघुत्तम यानी कि गुणज, जब अपने गुणज के बात करें ना गुणज के बारे में, तब तो ये लोवेस्ट है यानी कि सबसे छोटा वाला गुणज। आप यहाँ बोलो सर, यहाँ बोल रहे हो लघुत्तम, यहाँ बोल रहे हो सबसे ज्यादा बार वाला, ये नहीं। इसका जो एक्चुअल में एलसीएम ऐसे निकलता है कि सबसे जो छोटा गुणज है सार्वय गुणज वो लघुत्तम एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्ती। लेकिन जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना तो हमें सबसे ज्यादा बार जो अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लो यहाँ पे 1 बार आ रखा है लेकिन यहाँ ऊपर 2 बार आ रखा है तो अपन ने दो बार लिखा। फिर यहाँ पे 3 1 बार आ रखा है लेकिन यहाँ पे कितनी बार आ रखा है 2 बार, तो हमने 2 बार लिखा। अधिकतम गुणनखंड लेना है अपन को, है ना। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा एलसीएम निकल जाता है। अगला देखते हैं एग्जांपल। अपन जब एग्जांपल सारे कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 9 देखो, देखो
एग्जाम्पल नंबर 9 है 24 और 90 का लेस है। 24 और 90 का एलसीएम, 90 का लेस है, बोले तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो हमें क्या करना है, एक तो तरीका ये है कि आप 24 के गुणज लिखो, फिर 90 के गुणज लिखो, फिर उन दोनों में जो सबसे छोटा सारा गुणज है वो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। दूसरा तरीका 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो जब 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हो तो आपको रफ पेज में जाना है, इधर 24 लिखना है और इसके अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो सबसे पहले देखो 2 का भाग जा रहा है तो हमें 2 का देना है, 12 बार गया, फिर 2 का चला जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का चला जाएगा 3 बार और अब जाएगा 3 का 1 बार। हमें अभाज्य गुणनखंड में ये गलती नहीं करनी है कि हमने पहले 3 का दे दिया, फिर 2 का जाता दिखा तो फिर हमने 2 का दे दिया, फिर 7 का दे दिया, फिर वापस 3 का दे दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपन को क्रम से चलना है, आरोही क्रम में अभाज्य गुणनखंड करने, सबसे छोटा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, इस प्रकार से अपन को आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में अभाज्य गुणनखंड करने। और ध्यान रखना इधर जो संख्या है क्योंकि नाम अपन क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ भाज्य संख्याएं नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिए 24। इनको जब आप वापस गुणा करोगे तो ये आ जाएगी। अब देखो 90 के अभाज्य गुणनखंड, 90 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इकाई का अंक इसमें 90 में 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे देखो हमें भाग देने में विभाज्यता के नियम बहुत काम आएंगे और विभाज्यता के नियम भी हमने इसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखे हैं। शायद चैप्टर नंबर 3.4 था या 3.3 ऐसा कुछ था, उसमें अपन ने वो पूरा का पूरा विभाज्यता के नियम के ऊपर था। अब देखो 90 के सार्वगुणज देखो, तो 90 में देखो इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 45 बार चला जाएगा। ठीक, 9 2 चौके 8, 1 बच गया 10 और 10 में 5 बार चला जाएगा। अब देखो इकाई का अंक 0 2 4 8 नहीं है, 0 2 4 6 8 हो तभी 2 का भाग जाता है। फिर अपन आगे आते हैं, 2 का नहीं जा रहा तो अपन अब 3 का देखिए, जब तक 2 का जाए तब तक 2 का देना है, जब 2 का नहीं जाए तो 3 का देना है, 3 का नहीं जाए तो 5 का देना है, 5 का नहीं जाए तो 7 का देना है। इस प्रकार से अपन को क्रम से चलते हुए जाना है। तो आप देखो 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का देखो, 3 का विभाज्यता क्या है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देखो 4 और 5 कितना होता है, 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 45 में भी चला जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे ये इधर है तो 15 हो गया। अब 15 हो गया तो फिर कितना हो गया, देखो 3 पंजे 15, फिर वापस देखो 3 का चला जाएगा क्योंकि अंकों का योग देखो 5 और 1 6। देखो अंकों का योग से मतलब है कि जितने भी अंक उन सबको आपस में जोड़ देना है। तो 1 + 5 कितना हो गया, 6, 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 15 में भी चला जाएगा। और 15 का तो देखते ही पता चलता है 3 के टेबल में आ रहा है ना। तो 3 एकम 3 पंजे 15। अब देखो 5 से पहले ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, अब 3 का तो नहीं जाता तो 5 में से तो 5 का ही चला जाएगा एक बार। 90 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। वहां पे अपन एचसीएफ में ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे कि गुणनखंड किए, फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है, जैसे मान लो 2 यहाँ पे निकल रहा है तो ये अगर और निकलता तो अपन दूसरा निकालते, वो करते हैं ना हम, सार व गुणनखंड निकालते हैं वहां पे। और यहाँ अपन सार व गुणज तो क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो अपन ने दूसरा तरीका क्या है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है उनको लिख देंगे, जितनी संख्या आ रही है उन सबको लिखेंगे। देखो 2 बताओ कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 बार आ रखा है तो फिर हमें 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इससे मतलब नहीं एक बार आया वो इसी में आ गया ना, हमें सबसे ज्यादा बार वाले गुणनखंड लेने हैं। अब देखो 3 यहाँ 1 बार आ रहा है लेकिन यहाँ कितनी बार आ रखा है, 2 बार, तो अपन क्या कर देंगे 2 बार लिख देंगे। अब 5 तो 1 ही बार आ रहा है तो इसको 1 बार लिख देंगे। इससे मतलब नहीं है कि ये ऊपर नहीं है, ऊपर से हमें कोई मतलब है नहीं, हमें सारे जो गुणनखंड है उनको लिखना है और अधिकतम गुणनखंड को लिखना है। जैसे यहाँ पे अधिकतम 2 के अधिकतम गुणनखंड कितने हैं, 3 है, यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ पे कितने 3, तो हमने तीनों लिख दिए।
फिर अधिकतम गुणनखंड 3 के कितने हैं, इस वाले में 2 है तो 2 लिख दिए। अब 5 का 1 है तो 1 लिख दिया। अब इनको आपस में गुणा करा दो, देखो हमारे पास निकल ये क्या आएगा, 24 और 90 का LCM, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो कितना आएगा, गुणा कराओ, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिए 24 और 24 दिए कितना हो जाएगा 72, और 72 को अब 5 से वापस गुणा करो, देखो 2 दूने 4, अब 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72, और 72 को 5 से गुणा अपन करके देख लेंगे कितना आएगा। देखो 5 दूने 10 और 7 पंजे 35 और 1 36, 360। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 और 90 का LCM कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये है हमारा, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। अब देखो 40, 48, 45 का लहस्य ज्ञात कीजिए। उदाहरण 10 है, 40, 48 और 45 का लहस्य ज्ञात कीजिए। इस बार देखो 3 संख्याएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उनमें सबसे ज्यादा बार जो गुणनखंड है उसको लिख देंगे, उनको आपस में गुणा कराएंगे, फिर जो हमारी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा, अपना लहस्य हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेते हैं। सिंपल है ना, लय से निकालना भी आसान है, मैं से निकालना तो और भी आसान है। अभाज्य गुणनखंड करो, दोनों में एक चीज कॉमन है, अभाज्य गुणनखंड करने, फिर उसमें थोड़ा सा तरीका अलग है और इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है, 40, 48 और तीसरी संख्या क्या है, 45। 40, 48 और 45 का LCM, इसको क्या बोलते हैं, लय से, इसी को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती, और LCM को क्या बोलते हैं, L मतलब लोवेस्ट, C मतलब कॉमन, M यानी मल्टीपल। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड, 40 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम 40 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सब देखो इकाई का अंक 0 है ना 40 में, तो क्या चला जाएगा, देखो 40 के अभाज्य गुणनखंड, तो इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 20 का, वापस इकाई 20 बार चला जाएगा, तो वापस इकाई का अंक 0 है तो फिर 2 का जाएगा, कितनी बार 10 बार, इकाई का अंक 0 है फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, है ना। अब देखो जब तक 2 का जाए तब तक 2 का देना है, जब तक 3 का जाए तब तक 3 का देना है, जब तक 4 का जाए तब तक, सॉरी 4 तो भाज्य है ना, जब तक 2 का जाए तब तक 2 का, 3 का जाए तब तक 3 का, फिर 3 का नहीं जाए तो फिर 5 का, फिर 5 का जहां तक जाए तब तक 5 का देना है, फिर नहीं जाए तो फिर 7 का, इस प्रकार से अपन को करना है। तो अब देखो 5 में 3 का नहीं जाता, 2 के बाद 3 आती है अगली अभाज्य संख्या, 3 का नहीं जा रहा तो अगली क्या जाएगी 5, और कितनी बार चला जाएगा 1। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आए ना तब तक अपन को LCM करते रहना है, और 1 आते ही हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो अब 40 अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 पंजे 40। अगला देखो 48 के अभाज्य गुणनखंड, 48 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 48 में 2 का भाग रहता है क्योंकि इकाई का अंक कितना है 8 है, लेकिन कितनी बार चला जाएगा 24 बार चला जाएगा। अब वापस देखो इकाई का अंक 4 है, फिर से 2 का चला जाएगा 12 बार, इकाई का अंक 2 है, फिर से 2 का चला जाएगा 6 बार, अब 6 में वापस 2 का रहता है, कितनी बार 3 बार, और 3 में अब 3 का ही जाएगा, कितनी बार 1 बार। तो ये हो गए 48 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिए 24, और नहीं देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दिए 48। ये हो गए 48 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 45 के अभाज्य गुणनखंड, 45 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो आप 45 बताओ, 45 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, देखते ही किसे पता चला, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाता। अब 3 का देखेंगे तो अंकों का योग, देखो 45 है तो 45 के अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना होता है 9, अब 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 45 में भी चला जाएगा। तो देखो 3 का भाग चला जाएगा कितनी बार 15 बार,
अब वापस चला रहेगा कितनी बार, 5 बार। अब 5 का ही जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो ये क्या हो गए, 45 के अभाज्य गुणनखंड, 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो 3 इंटू 3 9, 9 पंजे 45। अब हमें क्या करने है, इसके अधिकतम जो गुणनखंड है उनको लिख देना है। अब 2 क्या अधिकतम गुणनखंड है, देखो 40, 48 और 45 का LCM बोले तो लैस है, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो 2 अधिकतम कितनी बार आया, देखो यहाँ पर तो 2 3 बार आया है। अब यहाँ पर आया है नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एक बार आ गया ना किसी में तो फिर उसको लेना ही है। तो यहाँ पे 3 बार आया, लेकिन यहाँ पे 4 बार आया है, तो हमें क्या लिखना है, 2 4 बार लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी में भी है तो फिर उसको लिखना है। यदि इसमें 4 बार है, इसमें भी नहीं है, तो फिर इसके चारों लिखने हैं। इसमें 3 है, मान लो इसमें नहीं है, तो फिर लिखने हैं। 3 देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 बार है, लेकिन इसमें 2 बार है, तो अपन 3 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अधिकतम गुणनखंड उठाने हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो 5 है, इसमें तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ है। तो अब यहाँ अगर 2 बार होता ना, यहाँ 1 बार है, लेकिन अपन दोनों लिखने थे, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो अपन क्या लिख देंगे, 1 बार लिख देंगे। देखो यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा किसमें, 4 बार है, तो 4 बार लिख दी। फिर 3 सबसे ज्यादा है कितना, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। अब 5 सबसे ज्यादा कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार लिख दिया। अब इनको आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, देखो 2 दूने 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। फिर इस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। 48 को 3 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा, 144। फिर 144 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो 48 को अपने किससे गुणा किया, 3 से। तो देखो 8 3 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 144। और फिर 144 को किससे गुणा करना है, 5 से, तो 5 से करते हैं। 5 चौके 20, 0, 5 चौके 20 और 2 22, 2 हासिल 2, 5 और 2 7, 720। तो हमारा लेस है LCM कितना हो जाएगा, 720। ये हमारा क्या हो जाएगा, 40, 48 और 45 का LCM कितना हो जाएगा, 720। अगला देखो एग्जाम्पल है 11, 20, 25 और 30 का लेस है ज्ञात कीजिए। हम संख्याओं को एक पंक्ति में नीचे दर्शाए। अच्छा चलो ये छोड़ो, हमें क्या करना है, 20, 25 और 30 का लेस है ज्ञात करना है। देखो करो, एक तरीका और आया है। देखो हमें क्या, एग्जाम्पल नंबर 11 है, क्या करना है अपन को, सबसे पहले 20 के अभाज्य गुणनखंड, फिर अगली संख्या के अभाज्य गुणनखंड, तीनों के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखो हमें किस किस का ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 है 20, 25 और 30 का LCM, ठीक है, लेस है। 20, 25 और 30 का लेस है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो 20 में देखो क्या अंक 0 है, तो 2 का भाग चला रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला भी था 20 का, तो देखो 2 का चला रहेगा, फिर 10, फिर 2 का चला रहेगा, फिर 5 बचेगा, है ना, फिर 5 में 5 का रहेगा। देखो 2 दूने 4 और 4 पंजे 20, ये हो गए 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो 25 में 2 का भाग तो नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, क्योंकि 25 में अंकों का योग करेंगे 7 आएगा, 7 में 3 का भाग नहीं जाता। तो 25 का में 5 का रहेगा 5 बार, और फिर 5 में वापस से 5 का 5 बार, ठीक है। देखो जब आप 25 के अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, तो सबसे पहले 5 का भाग रहेगा 5 बार, और फिर 5 का चला रहेगा 1 बार, तो 5 इंटू 5 कितना जाएगा, 25। फिर देखो 30 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 का भाग चला रहेगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, और फिर 5 का चला रहेगा 1 बार। देखो 2 दूने 6 और 6 पंजे 30, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इनका लेस ज्ञात करेंगे, तो 20, 25 व
30 का लेस है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं LCM। तो सबसे अधिक बार 2 बताओ कितनी बार आया है, 2 बार। इसमें नहीं आया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 इंटू 2। फिर 3 कितनी बार आया है सबसे ज्यादा, 1 बार आया तो 1 बार। फिर 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 पंजे देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 पंजे तो 6 पंजे 30, और एक हो जाएगा 0, 300। तो इनका एलसीएम कितना रहेगा, 300। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अपन एक और कर सकते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड अलग अलग नहीं करें। देखो एक तरीका और देखो, हम तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड एक साथ भी कर सकते हैं। वो कैसे, देखो इधर ये तीनों संख्या लिखो, इस प्रकार से अपना अभाज्य गुणनखंड का ये करेंगे। फिर देखो 2 का भाग देखो, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसमें दे दो। 20 में कितनी बार रहेगा, 10 बार। 25 में नहीं जा रहा तो 25 को ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर 30 में कितनी बार जा रहा है, 15 बार। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, किस में जा रहा है, 10 में जा रहा है, तो 10 में दे दो 5 बार। 25 में नहीं जा रहा है तो 25 को लिख दो, ऐसे बीच में हमें कोमा लगा देनी। इसका मतलब क्या है, ये तीनों संख्याएं अलग अलग है, यानी कि हम 3 संख्याओं का एक साथ एलसीएम लेने के लिए इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हम 3 संख्याओं का एक साथ भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भाग जा रहा है 2 का, यदि 1 में भी जा रहा है तो हमें देना है, बाकी में नहीं जा रहा है तो सेम टू सेम लिखते हैं। अब देखो 2 का इसमें 10 में जा रहा है, 25 में नहीं गया तो 25 लिख दिया, 15 में भी नहीं जा रहा तो 15 लिख दिया। अब देखो 2 के बाद में 3 का, इन तीनों में जा रहा है या किसी एक में भी जा रहा है तो हमें देना है। तो देखो 5 में तो नहीं जा रहा 3 का, 25 में भी नहीं जा रहा, लेकिन 15 में जा रहा है, तो फिर 3 लिखेंगे। इनको ऐसा कैसा लिखेंगे, और अब क्या लिख देंगे, 15 का कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब देखो इन तीनों में नहीं तो 2 का जा रहा, अब देखो 3 का दे दिया तो फिर 2 की तरफ तो सोचना ही नहीं है। फिर देखो 3 का दे दिया, 3 का वापस नहीं जा रहा तो अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा। अगर 5 का भी नहीं जाता तो फिर 7 का देखते, 7 का भी नहीं जाता तो फिर 11 का। इस प्रकार से अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 5 का 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 का 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 का 5 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। अभी भी देखो यहाँ पे 5 बाकी है ना, जब तक 1 नहीं आए तब तक अपन को छोड़ना नहीं है। तो फिर से 5 का देंगे, तो देखो ये 1 है तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 में कितनी बार चला रहेगा, 1 बार, और 1 में कितनी बार चला रहेगा, 1 बार। देखो अपन 3 संख्या लेके चले थे और 3 1 आ गए। अब ऐसे नहीं 111 में भाग देने लग जाओ, ये अभी 111 नहीं है। अगर 111 होते तो अपन फिर देते भाग, लेकिन ये 111 नहीं है, ये अपन 3 अलग अलग संख्या लेके चले थे। तो इस 20 का यहाँ पे 1 आ गया, इससे काम क्या हो गया, सरल हो गया। हमने 3 अभाज्य गुणनखंड एक साथ कर लिए। ये 20 का अभाज्य गुणनखंड है, ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, 20 का। ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, 25 का। ये किसका अभाज्य गुणनखंड है, 30 का। इस प्रकार से अपन 3 मतलब कितनी भी संख्या हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, अपन को बार बार 3 जगह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन सबको आपस में देखो, ये जो आए है ना, यही हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये जो इधर जब तीनों का एक साथ जो आ गया ना, उनको आपस में गुणा करा दो। देखो 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, और 60 पंजे 300। तो फिर इधर आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे को ये अच्छा लगा ना, जितने भी संख्या इधर किया उनका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करो, और फिर इधर जो आए अभाज्य गुणनखंड उनको आपस में गुणा करा दो, तो डायरेक्ट क्या जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या कर लिए, एलसीएम पे आधारित सवाल कर लिए। इससे आगे भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों पे आधारित है ना। तो एचसीएफ हमने पिछली वीडियो में कर लिया, एलसीएम आज करना सीख लिया, है ना। हमने 4-5 एग्जाम्पल भी देखे। अगर मान लो आप ये 3 संख्या ये वाला सही है, एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकालो और तीनों को एक साथ गुणा करो, ये तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो हमने एलसीएम को अच्छे से समझा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये हमने आज अच्छे से कर लिया है। आगे अपन देखो ये एग्जाम्पल नंबर देखो, मैथ और लेस पर उदाहरण कुछ सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 12 है, 13, 14, 3 एग्जाम्पल और है, और उसके बाद में एक्सरसाइज 3.7। तो अपन क्या करेंगे, 3 एग्जाम्पल कर लेंगे अगले वीडियो में, और 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर अगले 5-4 क्वेश्चन और बचेंगे। इसमें शायद 11-12 क्वेश्चन है, शायद इतने ही है। इसमें कितने क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.7 में
11 क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, 3 एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो कर लेंगे अगले वीडियो में, और फिर 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर अगले 4-5 क्वेश्चन बचेंगे वो अगले वीडियो में। यानी कि कुल मिलाकर के इसकी अभी 2 लेक्चर और आएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, अपने चैप्टर है एक्सरसाइज 3.7 ये हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।